हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आरोग्यम विद स्वाति। कैसे हैं आप सब? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्मा और ध्यान, ये 6 योग की मेन क्रियाज होती है। जब तक हम योग की इन 6 क्रियाओं के बारे में और इनसे जुड़ी गाइडलाइंस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम योगा प्रैक्टिस को प्रॉपर तरीके से और उसका पूरा लाभ उठाकर नहीं कर सकते। जिस तरीके से किसी लैंग्वेज को जानने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के बारे में जानना ज़रूरी है, इसी तरह से योगा प्रैक्टिस को करने के लिए हमें योगा प्रैक्टिस से जुड़े कुछ गाइडलाइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। इसकी जो मेन गाइडलाइंस होती हैं वो हैं टाइम, प्लेस, फूड, क्लोथ्स, ड्यूरेशन एंड ब्रीदिंग। तो आज हम इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि योगा प्रैक्टिस के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप पूरी तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे लाभ उठाने के साथ आप योगा कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के बारे में। योगा प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा टाइम जो हमारे ग्रंथों में माना गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम। अगर इस टाइम आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो इससे माइंड डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और इसके साथ हमारा ब्रेन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा माहौल शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है। अगर आप 4 से 6 के बीच योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप 7 बजे या दिन में कभी भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें मेन इन बातों का ध्यान रखना है कि योगा प्रैक्टिस करने के दौरान आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। योगा प्रैक्टिस करने के पहले हमारा बोवल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब फ्रेश होकर हमें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यूरिन पास हो जानी चाहिए और ब्रश वगैरह कर कर बिल्कुल अंदर से बाहर से शुद्ध होकर हमें योगासना करना चाहिए। अगर किसी को कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और उसे सुबह उठते साथ ही अगर वो फ्रेश नहीं हो पाता, तो वो योगा प्रैक्टिस को ऐसे भी कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है और कुछ टाइम जब वो योगा को करने लग जाएगा, आसन प्राणायाम को करने लग जाएंगे, तो अपने आप उसका सुबह उठकर बोवल क्लियर होने लग जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बोवल को क्लियर रखना ही है, लेकिन जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरी तरह से फ्रेश होकर योगा करने के लिए बैठें। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है वो योगा प्रैक्टिस करने के थोड़ा पहले उठकर 2-3 ग्लास गुनगुना पानी पी लें, जिससे कि उनको अगर प्रेशर बनता है तो फ्रेश हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस के बारे में। योगा प्रैक्टिस करने के लिए हमारे ऐसा प्लेस होना चाहिए जो बिल्कुल ऑक्सीजन से भरा हुआ हो। बंद कमरे में योगा प्रैक्टिस करने से आपको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस वो उस रूम में ही रह जाती है और जो टॉक्सिन्स निकलता है हमारे बॉडी से बाहर वो भी उस कमरे में ही रह जाता है। इसलिए योगा प्रैक्टिस करने के पहले आप अपने रूम के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें और जो फ्रेश एयर होती है उसे अंदर आने दें। सुबह की धूप भी अगर आपके कमरे में आ रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सन एक्सपोजर से हमारे कमरे के अंदर के जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि हमारा रूम, हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर आप ओपन एरिया में कर सकते हैं तो आप पार्क में जाके भी योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी टेरेस में कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि हम जहाँ भी योगा प्रैक्टिस करें वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, किसी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं हो जो आपको योगा प्रैक्टिस करने में डिस्टर्ब करे और आप ब्रीदिंग करने पर वो छोटे छोटे इंसेक्ट आपके अंदर चले जाएँ। तो क्लीनिनेस का ध्यान रखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उस कमरे में, जिससे कि आपका जो रूम है वो योगा प्रैक्टिस से खिल जाए। तीसरी बात है क्लोथ्स के बारे में। कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए? तो कपड़े आप कुछ भी पहन सकते हैं। कॉटन का कपड़ा हो तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारा स्वेटिंग जो निकलता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस उसको एब्जॉर्ब करता है और आप कॉटन के क्लोथ को ईजिली धोकर सुखा सकते हैं, वो जल्दी सूख भी जाता है। कभी भी डर्टी कपड़े नहीं पहनना है, बहुत ऐसे कपड़े नहीं पहनना है जो आपको आसन या प्राणायाम करने में डिस्टर्ब करे, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है, थोड़े ढीले कपड़े होने चाहिए और बाकी आप सुविधा के अनुसार ऐसा कुछ भी पहन सकते हैं। 4th बातें हम करेंगे फूड के बारे में। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए योगा प्रैक्टिस के दौरान? तो खान पान आपका बिल्कुल जैसा आप लेते हो, नाश्ता, लंच, डिनर, सब कुछ आप जो खाते हैं आप खा सकते हैं।
बस ये बात ध्यान रखने की होती है कि योगा प्रैक्टिस जब आप खाली पेट नहीं कर पाते हो तो खाना खाने के बाद एटलीस्ट 4 घंटे का गैप होना चाहिए। सुबह उठकर पानी पीना है। दोपहर में खाने के साथ हमें छाछ लेना है, क्योंकि जो छाछ होता है वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है। और उसके बाद अगर आप 1-2 बजे के बीच अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप 6 साढ़े 6 बजे के बीच आराम से योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर में कुछ भी सूप या वेजिटेबल फल का कुछ भी खा सकते हैं। बात करेंगे ड्यूरेशन की, हमें कितने दिन और कितने घंटे योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मिनिमम 15 मिनट से लेके आप 1 घंटे तक योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहो तो पूरे हफ्ते कर सकते हो योगा प्रैक्टिस, या हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है योगा प्रैक्टिस करना, वो हफ्ते में 1 दिन योगा प्रैक्टिस करके भी शुरुआत कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 दिन योगा प्रैक्टिस कर लिया और आप बाद में 3-4 दिन नहीं करोगे तो इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या आपसे कुछ लॉस हो जाएगा। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में डिफरेंस मिलेगा, अपने माइंड में डिफरेंस आपको खुद आप फील कर सकते हो अपने माइंड बॉडी में। तो आप अपने टाइम को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करके आप डेली योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम की हम बात करते हैं तो प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये मुख्य प्राणायाम माने जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत फास्ट इस प्राणायाम को ना करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करें, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप फास्ट कपालभाति करते हैं तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाए। जिस किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन या कहीं का भी ऑपरेशन हुआ है, तो वो एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप रखें कपालभाति प्राणायाम करने के लिए। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से अनुलोम विलोम प्राणायाम भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बंध के बारे में। मुख्यतः 3 बंध होते हैं जो योगा ग्रंथों में बताए गए हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध होता है जिससे हम एनएस को कंट्रैक्ट करके खींच के रखते हैं और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देते हैं, ये होता है मूल बंध। मूल बंध को लगाने से हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। जिनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है उसमें उन लोगों को आराम लगता है। तो मूल बंध के लिए भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं। आप बिल्कुल क्रॉस लेग में बैठ सकते हो, पद्मासन में नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, इस तरह से बैठेंगे और बिल्कुल मूल बंध में अपने एनएस पार्ट को खींच के रखेंगे। अब हम बात करते हैं उड्डयन बंध के बारे में। उड्डयन बंध मतलब होता है अपने नाभि के एरिया के, अपने पेट के एरिया को पीछे की तरफ, पीठ की तरफ खींच करके रखना और कुछ देर वहीं पर होल्ड करना। जब आप और ज़्यादा होल्ड ना कर पाए उसको छोड़ दें। इस तरह से करते हैं, श्वास लें, सांस पूरी छोड़ दें, पेट को खींच के रखें इस तरह से और श्वासों को छोड़ दें। ये हो गया उड्डयन बंध। तीसरा बंध आता है जालंधर बंध। जालंधर बंध मतलब होता है चिल लॉक। बहुत सिंपल है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और सिर्फ अपने चिन को अपने एपिग्लॉटिस एरिया, जो गले में जो गड्ढा होता है वहाँ पर लगा लेना है। ये हो गया चिन लॉक। ये जो तीनों बंद होते हैं ये मैंने आपको अलग अलग करके बताया। बाकी जो प्राणायाम है जिसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं उसमें ये तीनों बंद को एक साथ लगाया जाता है: मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। अब हम बात करते हैं कि हमें किस आसन में बैठ के योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है वो होता है पद्मासन, जिसमें आप इस तरीके से बैठते हो। ये हो गया पद्मासन, क्योंकि इससे हमारा जो पैर है बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जिससे कि आप आराम से प्राणायाम कर सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, पैर बार बार नीचे गिरता नहीं है। लेकिन अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो तो आप अर्ध पद्मासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। ये हो गया अर्ध पद्मासन। इसके अलावा आप क्रॉस लेग, सिंपल जो पालती मार के बैठना होता है, आप इसमें भी बैठ सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह से भद्रासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप इसमें बैठ के करना चाहते हो तो आप इसमें बैठ के भी कर सकते हो। इसके अलावा आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, इस तरह से होता है वज्रासन।
तो आप इस तरह से वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे वही आपके लिए आपका आसन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में। वैसे तो योग ग्रंथों में बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 3-4 मुद्राएं होती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। योगा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जब हम ओम चैंटिंग और ध्यान करते हैं, इसके लिए होती है ध्यान मुद्रा, जिसमें आपको अपने इंडेक्स फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप में इस तरह से लगाना है और बाकी आपके जो 3 फिंगर्स हैं वो बिल्कुल सामने रहेंगी। ये हो गई आपकी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा को ही ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। किसी भी मुद्रा को लगाकर और उसको सीधे अपने नीज के ऊपर रख लिया जाता है। ये हो गई ध्यान मुद्रा। जब इसी मुद्रा को, ध्यान मुद्रा को ही जब आप ऐसे करके लगाते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपने हाथों को पलट देते हैं, ये हो जाती है चिन्ह मुद्रा। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वात की प्रॉब्लम है, वात बढ़ा होता है बॉडी में और उसकी वजह से जॉइंट पेन होना और कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट की प्रॉब्लम हो जाना, वो वायु मुद्रा लगा के भी प्राणायाम को कर सकते हैं। तो जब भी आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, आप इस तरह से इंडेक्स फिंगर के टिप को अपने थंब के रूट में लगा लें, इस तरह से थंब के रूट में यहाँ पर, और बाकी 3 फिंगर को सामने वो सीधा रखें और इसी तरह से वायु मुद्रा को बना के अपने नीज के ऊपर रख लेना है। ये वायु मुद्रा आप प्राणायाम के दौरान रख सकते हैं। इसके अलावा आप घर में भी कभी कुछ काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या किसी से बातें कर रहे हैं, तो भी आप इस तरह से वायु मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। आपको इसका जो फ़ायदा है वो मिलता रहेगा। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए होती है अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा के लिए आप अपनी रिंग फिंगर की टिप को अपने थंब के रूट में लगाना है। इस तरह से दोनों हाथ में लगा लेंगे रिंग फिंगर के टिप को थंब के रूट में, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। ये हो गया अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा से हमारे बॉडी के अंदर अग्नि प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि फैट डिज़ोल्व होने लग जाता है और आपका वेट लॉस होने लग जाता है। तो ये 4 मुद्राएं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लगाकर अपने अनुसार प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा होती है नमस्कार मुद्रा, जो सिंपल नमस्कार को कहते हैं। इसमें आपके जो लेफ़्ट हैंड की सारी फिंगर्स हैं वो राइट हैंड की सारी फिंगर के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए और आपके चेस्ट से थोड़ा दूरी पर होनी चाहिए। ये हो गई नमस्कार मुद्रा। अब आप जब भी योगा प्रैक्टिस करें, इसके पहले अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे और हमसे शेयर करेंगे कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारी बताई हुई बातें आपको महत्वपूर्ण लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।